हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारा NCERT एक्सप्रेस का ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर हम लोग निपटाने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन खत्म होने के बाद हमारे पास बस 3 चैप्टर बचेंगे। रेडॉक्स तो छोटा सा है, 30 मिनट में हो जाएगा। थर्मो और इक्विलिब्रियम। ठीक है, कराने को तो मैं ये चैप्टर बहुत जल्दी करा देता, डेली करा देता कई चैप्टर, लेकिन तुम लोग का रिस्पॉन्स उस लायक है नहीं कि इतनी मेहनत करी जाए। ठीक है, कि डेली वीडियो डाली जाए। ठीक है, क्योंकि 200-300 लोग देखते हो एक दिन में, कोई मतलब नहीं है फिर दिखाने का। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इतना ज़्यादा मेहनत करने का। तुमको मालूम नहीं है ये चीज़ क्या है। जब तुम मतलब अभी पेपर हो जाने दो, पेपर के बाद दिखाऊंगा तुम्हें ये चीज़ क्या थी और तुम लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, चलो सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन क्या है हमारी यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल, देखो 2 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 2 से 3 क्वेश्चन। उन 2 में से एक रहेगा न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, और आइडियल नॉन आइडियल इक्वेशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉप्स, पॉजिटिव बॉलिंग एजियोट्रॉप्स, नेगेटिव बॉलिंग एजियोट्रॉप्स, वहाँ से बन सकता है। ठीक है, देखो ब्रास किसका मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का। ठीक, जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर है, कॉपर, जिंक और निकल, मतलब इसमें निकल जोड़ दो। और ब्रंज किसका मिक्सचर है, देखो कॉपर और टिन का। ठीक है, तीनों याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक में भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड एंड इन वाटर प्रिवेंट टूथ डीके, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 ppm जो है वो टूथ डीके से बचाएगा, लेकिन अगर 1.5 ppm ले लिया तो टूथ सड़ाने लगेगा। मतलब 1 बचाएगा, 1.5 सड़ाएगा। ठीक, टूथ टू बिकम मोटल इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस कैन बी पॉइजनस, और बहुत ज़्यादा ले लोगे तो पॉइजनस भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड इज यूज इन रेड पॉइजन। देखिए फ्लोराइड है ना, देखो यहाँ पे ये भी फ्लोराइड आयंस थे। तो फ्लोराइड आयंस क्या बोल रहा है कि 1 पार्ट पर मिलियन रहेगा तो थोड़ा सेफ है हमारे दांतों के लिए, 1.5 है तो मोटलिंग स्टार्ट होगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो पॉइजनस हो जाएगा। तो जो चूहे मारने की दवा होती है उसमें क्या होता है, फ्लोराइड ही होता है। ठीक, कौन सा फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। ठीक, इंट्रावेनस इंजेक्शंस को हम लोग हमेशा वाटर में डिजॉल्व करते हैं, कंटेनिंग साल्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट कंसंट्रेशन दैट मैच विथ ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन शो ऑन। कह रहा है कि इंट्रावेनस इंजेक्शन जो हमको लगाई जाती है, IV जो हमको लगाया जाता है, उसको पानी में हम लोग डिजॉल्व कर देते हैं। पानी में डिजॉल्व इसलिए करते हैं तक क्योंकि पर्टिकुलर जो आयनिक कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन मैच होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मेरा कंसंट्रेशन कुछ और है और कुछ और तुमने कंसंट्रेशन लगा दी तो हाइपोटोनिक हो गया, हाइपरटोनिसिटी हो जाएगा, तुमको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हमको कंसंट्रेशन बराबर रखना है ताकि हाइपोटोनिसिटी और हाइपरटोनिसिटी बचाई जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन देखो होमोजेनस भी होता है, हेट्रोजेनस भी होता है। तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के मिक्सर हो सकते हैं। होमोजेनस मिक्सर का मतलब ये होता है कि कंपोजिशन सेम होना चाहिए, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी दोनों यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर। क्या होना चाहिए, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर होना चाहिए। जनरली द कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है लार्जेस्ट क्वांटिटी में उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जैसे पानी है। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट, पानी में हमने नमक डाल दिया, जो पानी क्या है ज़्यादा अमाउंट में है तो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में सॉल्यूट है। ये जनरली बोलते हैं, हमेशा सही नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखें, जनरली लिखा होगा यहाँ पे, जनरली। ठीक है, तो कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट का कि जो सॉल्यूशन है वो किस स्टेट में। जैसे पानी हमारा है, उसमें नमक डाला तो पानी ज़्यादा है, पानी सॉल्वेंट है, तो लिक्विड के फॉर्म में ही पूरा सॉल्यूशन रहेगा। समझ रहे हो, सॉल्वेंट ही डिटरमाइन कर रहा है कि उसका सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, गैस रहेगा। ठीक, 1 और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। वही बात हुई ना, ये सॉल्वेंट हो गया पानी, अब पानी के अलावा जो कुछ भी है वो सॉल्यूट है। ठीक है, वही लिख रहा है कि 1 और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक, अब एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा मैंने कि जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का वो थर्मोडाइनेमिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, थर्मोडाइनेमिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और ये डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे। दिमाग में रखना हमने। ठीक है, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, थर्मोडाइनेमिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और ये डिपेंड नहीं करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, आगे बढ़ो। अभी कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट के मिक्सचर दिए हो, देखो जैसे गैस का सॉल्यूट हो, गैस का सॉल्वेंट हो, तो कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिला दो। लिक्विड सॉल्यूट हो, गैस हो, तो लिक्विड में क्लोरोफॉर्म मिला दो। सॉलिड और गैस हो तो सॉलिड क्या होता है, कैम्फोर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, वो मिला दो। अब गैस हमारा सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। लिक्विड सॉल्वेंट का होने का मतलब हुआ कि लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा है, इसमें गैस सॉल्वेंट होने का मतलब हुआ गैस का अमाउंट ज़्यादा है। तो लिक्विड है तो लिक्विड ज़्यादा रहेगा तो उसमें कोई गैस मिला दो। लिक्विड है और लिक्विड है तो कोई 2 चीज़ का लिक्विड में शराब और पानी मिला दो। लिक्विड है, लिक्विड में सॉलिड मिलाना है तो ग्लूकोज मिला दो, नमक मिला दो। ठीक है, अब देखो ये सॉलिड ज़्यादा है
और गैस कम है, क्योंकि जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, तो सॉलिड ज़्यादा और गैस कम, तो क्या होगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है देखो, इसलिए मैंने इसको मार्क भी कर रखा है। तो इन तीनों को ध्यान रखना कि अगर सॉलिड सॉल्वेंट है, गैस है, तो गैस में कोई सॉलिड ले लो पैलेडियम, उसमें हाइड्रोजन मिला दो। सॉलिड में लिक्विड मिलाना है तो कोई भी सॉलिड ले लो, उसमें लिक्विड मिला दो, एमलगम ऑफ मरकरी। और सॉलिड में सॉलिड मिलाना है तो कॉपर को गोल्ड में डिजॉल्व कर दो, सिल्वर को गोल्ड में डिजॉल्व कर दो, दोनों हमारे क्या सॉलिड हो जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ तुमको, ये तीनों एग्जाम्पल तुमको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ो। अब कंसंट्रेशन कुछ टर्म्स होते हैं, क्या क्या होते हैं देखो। सबसे पहला होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग वेट बाई वेट से दिखाते हैं। ये कहता क्या है कि कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ द कंपोनेंट इन सोल्यूशन अपन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। जैसे मान लो ए है और बी है, ए 2 है, बी 18 है, तो मास परसेंटेज अगर लिखोगे तो 2 लिखो, ए का लिखना है तो 2/18 नहीं लिखोगे, 2 टोटल, मतलब 18 और 2 कितना 20, तो 2/20 गुणे 100 कर दोगे, तो वही लिख रहा है मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। देखो मास ऑफ कंपोनेंट में डाल दिया और टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 2 और 18 कितना हो गया 20 हो गया, 20 पुट कर दिया, ठीक है, इंटू 100। तो ये होता है, हमेशा ध्यान रखना, 18 मत लिख देना, यहाँ पे दोनों टोटल लिखना है, ठीक है। तो मास परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन अपन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सोल्यूशन में मान लो लिखा है 10% ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज है किसमें, 90 ग्राम वाटर में, ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज किसमें, 90 ग्राम वाटर में। 100 में मत करना क्योंकि टोटल 100 है ना, टोटल 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में 10 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो 90 ग्राम हमारा क्या होगा, ठीक, वाटर होगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ, समझ गए। और एग्जांपल क्या है, कमर्शियली ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स करता है 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड वाटर। कितना परसेंटेज, 3.62% मास परसेंटेज होता है, तो हमारा ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को भी बाई वी से दिखाते हैं, कितना वॉल्यूम डिजॉल्व है, कितना टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन। तो वही जैसे वहाँ मास था वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट अपन ए प्लस बी का टोटल वॉल्यूम इंटू 100, बस ये करना है इसमें, ठीक। जैसे मान लो 10% इथेनॉल सोल्यूशन लिखा हुआ वाटर में, इसका मतलब होता है कि 10 ml इथेनॉल डिजॉल्व किस में, 90 ml पानी में, तभी तो टोटल 100 ml होगा। देखो यहाँ पे 10% इथेनॉल सोल्यूशन मतलब होता है कि 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ml, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। 35% वी बाई वी सोल्यूशन का मतलब हुआ इथिलीन ग्लाइकोल। देखो 35%, ये ध्यान रखना, 35% वी बाई वी हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं, जो कि एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, जो कार्स में यूज़ होते हैं, कूलिंग द इंजन, कार्स में यूज़ करते हैं कूलिंग द इंजन। एंटी फ्रीज लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को -17.6 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ये, इसका मतलब हुआ कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज हो जानी चाहिए, लेकिन -17.6 पे जाता है, 0 पे नहीं करता है, ये इतना घटा देता है कि -17.6 पे जाके फ्रीज होता है। तो जहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे अगर 0 पे फ्रीज होने लगेगा तो कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो क्या करते हैं सब, वहाँ पे एंटी फ्रीजिंग इथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं, जो कि टेम्परेचर को और रिड्यूस कर देता है -17.6 तक। तो जब तक टेम्परेचर सराउंडिंग का -17.6 नहीं होगा तब तक वो फ्रीजिंग नहीं होगा। फ्रीजिंग होगा नहीं तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है। उसका था मास बाई वॉल्यूम, तुमने पढ़ लिया वेट बाई वेट, तुमने पढ़ लिया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, अब होता है वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो वेट बाई वॉल्यूम में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, ये तुमसे थ्योरी में पूछा जा सकता है कि मेडिसिन और फार्मेसी में क्या यूज होता है। जो भी तुम मेडिसिन फार्मेसी इसी फील्ड में आने वाले हो ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है वेट बाई वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, कितना मास डिजॉल्व है कितने वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब हुआ कितना मास है डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। लास्ट में हमारा पार्ट पर मिलियन है। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है कोई भी सॉल्यूट अगर प्रेजेंट होता है बहुत ही छोटे क्वांटिटी, बहुत ही ट्रेस में, तो उसको हम लोग पार्ट पर मिलियन में दिखाते हैं। पार्ट पर मिलियन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपन टोटल नंबर, वही सेम चीज, नंबर अपन टोटल नंबर, नंबर अपन टोटल नंबर, मास अपन टोटल मास, वॉल्यूम अपन टोटल वॉल्यूम, मास अपन टोटल वॉल्यूम, ऐसे करके इंटू 10⁶। पीपीएम है ना, तो स्पीड 10⁶ से इंटू 100 नहीं करते हैं, 10⁶ करते हैं, ठीक।
कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर और एटमोस्फियर इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ म्यूजी पर एम एल और पीपीएम। इसका ध्यान रखना कि जो भी देखो मेडिसिन में या फार्मेसी में कौन सा यूज होता है, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक, पॉल्यूटेंट कहीं पे नापना है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है कहीं पे, तो वाटर में एटमोस्फियर में तो किससे नापोगे, पीपीएम से नापोगे, म्यूजी पर एम एल या पीपीएम से नापोगे। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। वही फिर से चीज, मान लो ए है, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, इसका 2 मोल है, इसका 4 मोल है, तो मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमको निकालना है, काई से दिखाते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो 2/2+4 कर देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो बी का कितना कंपोनेंट है, 4/टोटल 2+4 ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो ऐसे मान लो Na है, Nb है, तो तुम समझ गए होगे, Na का निकालना हो तो Na ऊपर अपन टोटल, Nb का निकालना हो तो दोनों को, Nb का निकालना हो तो Nb/Na+Nb कर देंगे। ठीक है, काई भी हो जाएगा, काई इसको बोलते हैं, काई बोलते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का साइन है ये। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। सपोज दैट अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे बोला कि मोल फ्रैक्शन ए का 0.4 है, बताओ बी का क्या होगा, तो 0.6 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि द सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। ठीक है, डिराइव्ड है ये, तो तुमको यूनिटी ही मिलेगी। ठीक है, तो x1 + x2 जितना भी मोल फ्रैक्शन जोड़ोगे 1 ही आएगा, 1 के बराबर। जैसे मान लो तुमने तुम्हारा क्वेश्चन आंसर बहुत बड़ा आ गया, ठीक है, तुमसे पूछा ए का भी बताओ, बी का भी। ए का तुमने सॉल्व कर 0.7 आ गया, तो बी का सॉल्व मत करो, बी का तुम Nb/Na+Nb मत करो, 0.7 आया ना तो ये 0.3 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 1 होना है। ठीक है, अब देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी के बारे में दिया नहीं है लेकिन पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, अगर डेंसिटी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होती है और जो एन फैक्टर होता है, ये 3 ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो H3PO2 का एन फैक्टर 1 होता है, H3PO3 का 2 होता है, H3PO4 का 3 होता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, H3PO2 का आयनिक इक्विलिब्रियम में पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा। H3PO2 का 1, H3PO3 का 2, H3PO4 का 3। ठीक, और नॉर्मेलिटी होगी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यहाँ से एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, अगर डेंसिटी कहीं पे लिखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वहाँ पे मोलैरिटी जो होगी मोलैरिटी से ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोलैरिटी वहाँ पे मोलैरिटी से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अब देखो एन तुमसे पूछता है, एन फैक्टर मान लो तुमको निकालना हो। ठीक है, जैसे मान लो वहाँ पे तुमको याद था 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इन 3 होगा, मान लो निकालना हो तो क्या करोगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको यूज़ कर लेना, तुम्हारा निकल जाएगा। या फिर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, ये दोनों फार्मूले में से कोई यूज़ कर लेना, तुम्हारा निकल जाएगा। जैसे मान लो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, इक्विवेलेंट मास दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो एन फैक्टर यहाँ से निकाल लो और एन फैक्टर यहाँ पर पुट कर दो, मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखना इसका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, और इक्विवेलेंट वेट अगर कभी तुमसे पूछे तो मोलर मास अपन एन फैक्टर कर देना। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट अगर कभी पूछे तो मोलर मास अपन एन फैक्टर कर देना। तो अगर मान लो तुमसे एन फैक्टर यहाँ से पूछे तो क्या करोगे, मोलर मास अपन इक्विवेलेंट वेट कर देना। ठीक है, इसको इधर करो, इसको इधर करो। ठीक है, तो फॉर्मूले बस याद रखो, देखो फॉर्मूले याद रखो, डाटा लिख लेना, डाटा क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन, जो डाटा लिखा हुआ, जो नहीं दिया वो पूछा होगा, उसका फॉर्मूला अप्लाई करना, इन तीनों के बाहर कुछ भी पूछेगा नहीं। ठीक, ध्यान रखना इसका। मोलैरिटी तुमको पहले से पता है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था मैंने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, तुमको लीटर में रखना है। ठीक है, इन 1 लीटर को 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, इसका ध्यान रखना है। ठीक, मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये चीज़ ध्यान रखना तुमको, उस मोल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट इन केजी है, और ये पूरा सॉल्यूशन होता है, पूरा सॉल्यूशन इन लीटर होता है, मतलब ये टोटल सॉल्यूशन की बात करता है। लेकिन मोलैरिटी एक मात्र ऐसा टर्म है जो सॉल्वेंट की बात करता है। अभी तो जितने फॉर्मूले तुमने पढ़े वहाँ पे नीचे पूरा टोटल होता था, लेकिन बस यहाँ पे क्या होगा, केवल सॉल्वेंट की बात करेगा। ठीक है, जैसे मान लो ए है तुम्हारा 25 और सॉल्वेंट है तुम्हारा 75, तो नीचे अब तुम 25, 75, 100 नहीं लिखोगे, बस सॉल्वेंट लिखोगे, 75 लिखोगे, और ये केजी में होता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर पे ये क्यों है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है। ठीक है, जिन फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। तो लेकिन मोलैरिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट। समझ में आया,
मास जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वॉल्यूम करता है डिपेंड। इसलिए जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और एकमात्र ऐसा ही फॉर्मूला क्या, मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, ये डिपेंड कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन मोलैरिटी में मास की बात हो रही है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, मास परसेंटेज डिपेंड नहीं करेगा। देखो मास बाई वॉल्यूम अगर पूछे, मास बाई वॉल्यूम तो डिपेंड करेगा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है इसमें, वेट बाई वेट डिपेंड करेगा। लेकिन जिसमें मास परसेंटेज हो गया, पीपीएम हो गया, मोल फ्रैक्शन में भी मोल्स की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, तो वो डिपेंड नहीं करेगा। तो तुमको ध्यान रखना, मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन मोलैरिटी डिपेंड करता है। अब देखो कई सारी चीज़ें तो नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में। अब देखो जैसे ये देखो, अगर तुमको मोलैरिटी पूछे और तुमको दिया है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तब कुछ लोग होंगे होशियार जो कहेंगे कि मान लो दिया है 98% वेट बाई वॉल्यूम, तो कहेंगे 98 ग्राम इज डिजॉल्व इन 2 ग्राम, ऐसे करके लगाएंगे तो उनको लगेगा टाइम। न मान लो दिया 10% वेट बाई 98% दिया, सीधा 98 को यहाँ पुट कर दो। तो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्ट तुम्हारा मोलैरिटी निकल जाएगा। अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया है तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट करो, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक। सपोज दैट परसेंटेज वेट बाई वेट दे दिया, तो अब परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू रो इंटू 10 अपॉन मोलर मास, बस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। देख रहे हो यहाँ पे डेंसिटी से मल्टीप्लाई, तो अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है तो ये अप्लाई कर लेना, और परसेंटेज वेट बाई वेट है तो इंटू रो से मतलब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर कहीं पे डेंसिटी दी है तो डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगाओगे तब भी तुम्हारा मोलैरिटी निकल जाएगा, जबकि डेंसिटी होना चाहिए केजी पर लीटर में। अगर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल में हुआ तो इस फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या समझे? अगर मोलैरिटी डेंसिटी या डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, अगर डेंसिटी केजी पर लीटर में हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, ये यूज़ करेंगे। लेकिन अगर डेंसिटी ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल में हुआ तो इंटू 1000 कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ो। अब देखो मोलैरिटी पूछा तुमसे और मोलैरिटी दिया है तो कैसे सॉल्व करोगे, तो ये मत याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। मोलैरिटी दिया है और मोलैरिटी पूछा तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है 1000 इंटू मोलैरिटी, 1000 m अपॉन 1000 रो माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। ब्रह्मास्त्र है, बहुत सारे क्वेश्चन पे क्यों पूछे, लगा के देखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तुमको डेंसिटी दी होती है और तुम मोलैरिटी दी होती है, तुमसे पूछता है मोलैरिटी। अब बच्चे लगे पड़ते हैं इसको सॉल्व करने, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना यार, 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 रो माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्ट लगाओ, सॉल्व कर लो, ठीक है। या फिर अगर मोल फ्रैक्शन दिया हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स सॉल्यूट इंटू मोलर मास, समझ में आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास, ये लगा लो। और मोल फ्रैक्शन दिया तो मोलैरिटी डायरेक्ट निकल जाएगी, ठीक। अब देखो एक्स ए अपॉन एक्स बी तुमको बताया, मैं जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो एक्स ए अपॉन एक्स बी, अगर मान लो तुमसे पूछा एक्स बी अपॉन एक्स ए का रिलेशनशिप बताओ, तो तुम मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 भी कर सकते हो। मान लो कहीं पे और तुमको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मोलैरिटी दिया है, तुमसे पूछा बताओ रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B/A है, ठीक है। तो क्या करो, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 कर दो, अपॉन 1000 सॉल्व कर लो। तो ये जो चारों पांचों फॉर्मूले थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे क्वेश्चन जब लगाओगे ना तुम, तो तुम्हारे क्वेश्चन में हलवा बना देंगे। क्या बना देंगे? हलवा, ठीक है। लगा के देखो, आगे बढ़ो। अब सॉल्विलिटी देखो, सॉल्विलिटी ऑफ ए सब्सटेंस होता है इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्विलिटी मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट हम लोग उसमें, किसी पानी में कितना नमक डाल सकते हैं, उसकी सॉल्विलिटी है। एक टाइम ऐसा आएगा नमक घुलेगा ही नहीं, तो मतलब सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड, सॉल्विलिटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट पे, एज वेल एज टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। मतलब ये सॉल्विलिटी होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। इन चारों जगह पे मतलब क्या होती है, डिपेंड करती है, ठीक। अब H2O2 को अगर क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, स्ट्रेंथ पूछेगा, डेंसिटी पूछेगा, तो कैसे निकालोगे? तो H2O2 में क्या होता है, अगर लिखा हुआ है कहीं पे X वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब ये होता है कि 1 ml H2O2 प्रोड्यूस करेगा X मोल ऑफ O2, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है X वॉल्यूम H2O2, उसका मतलब यही होता है कि 1 ml H2O2 प्रोड्यूस करेगा X मोल ऑफ O2, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 X है, तुमको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया होगा क्वेश्चन में और तुमसे पूछेगा क्या, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी करके x अपन 11.2 कर देना। नॉर्मेलिटी पूछेगा तो x अपन 5.6 कर देना। स्ट्रेंथ पूछेगा तो x अपन 5.6 इंटू 17 कर देना। और यही सेम चीज़ होती है डेंसिटी के लिए। डेंसिटी भी अगर पूछेगा तो x अपन 5.6 इंटू 17 कर देना। अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पूछेगा तो x अपन 56 है, ये ध्यान रखना, 56 इंटू 17 है 56, और परसेंटेज वेट बाई पूछेगा 3.4 इंटू x,
समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है इससे, ठीक है, जेई में भी आता है। और जब हाइड्रोजन चैप्टर था तो भर भर के आता था। तो मोलैरिटी तो जितना एक्स दिया रहेगा 11.2 से डिवाइड, नॉर्मलिटी एक्स अपन 5.6 डिवाइड, और एक्स अपन 5.6 में अगर 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्ट्रेंथ और डेंसिटी आ जाएगा, और पॉइंट हटा दोगे तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा, और परसेंटेज वेट बाई वेट पूछेगा तो 3.4 से डायरेक्ट एक्स का मल्टीप्लाई कर देना। ये तुम्हारी चीज़ें होती है स्टूडेंटों में, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस क्लिप को देख लो, ठीक है, जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक और अवतार सीरीज चल रहा है उसका इन्फॉर्मेशन है, क्लिप को देख लो, ठीक है। जब मैंने अपनी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे, तो बच्चों के सबसे पहले डाउट यही थे, बच्चों ने सबसे पहले मुझसे यही बोला था कि भैया धोखा मत देना, पैसे ले लो लेकिन जेन्युइनली बताना कि क्या इस चीज़ से सच में 120 नंबर मिनिमम आ सकते हैं, क्या इन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लास्ट में पढ़ के हम लोग 120 नंबर मिनिमम ला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम भी तुमसे क्या बोला था, एक ही चीज़ बोली थी कि जैसे अंधा अपनी लाठी पर अंधा विश्वास करता है, वैसे तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर लो, अगर दोबारा वो चीज़ ना हुई तो मुझे कहना। और हुआ भी वही जो होता था, और होगा भी वही जो होता आया है। नीट 2023 में 79 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और नीट 2024 में उस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 188 नंबर के क्वेश्चन आए, मतलब 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन वेयर आस्क्ड फ्रॉम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नीट 2024। और इस बार मैं फिर से गारंटीड बोल रहा हूँ कि मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और मैक्सिमम 180 नंबर तक हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। उन्हीं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक नहीं है, तुम्हारे 90% फिजिक्स के सिलेबस को कवर करते हैं। और कोई भी यूट्यूब पर तुमसे अगर आगे ये बोल रहा है कि 15 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, 20 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, तो कभी उनकी बातों का भरोसा मत करना। गारंटेड बोल रहा हूँ, कभी 15, 20, 25 टॉपिक से 150 नंबर, 30 टॉपिक से कभी 150 नंबर आएंगे ही नहीं। जब पूरी यूट्यूब इस धुंध में दौड़ रही थी कि 15 टॉपिक से ये, बस व्यूज़ के लिए, बस बच्चों का मूर्ख बनाने के लिए कि 15 टॉपिक से 150, 20 टॉपिक से ये, उस टाइम मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लॉन्च करी थी, क्योंकि मुझे पता था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। और वही होता है। प्रूफ वाली वीडियो तुमको देखनी है, तुम वीडियोज वाले सेक्शन में जाना, जैसे तुम नीचे जाओगे, जैसे नीचे जाओगे तुम, तो तुम्हें एक प्रूफ वाली वीडियो मिलेगी। 7000 बच्चों ने देखा है, और अराउंड 600 बच्चे आज उस बैच में इनरोल्ड है और पढ़ाई कर रहे हैं। 188 मार्क के नीट फिजिक्स, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूफ, देख रहे हो, ये वीडियो तुम लोग देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे, सबसे नीचे जाना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनेगी, उसको ओपन करोगे, तुम देखो मैंने कैसे पढ़ा रखा है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ा है स्क्रू गाज, फिर दूसरा वर्नियर कैलिपर। उससे क्या होता है कि पहले स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर की थ्योरी पढ़ाई मैंने, और उस थ्योरी को पढ़ाने के बाद सारे ट्रिक्स बताए, ट्रिक्स को बताने के बाद सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एलएन के अराउंड सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, एआईट्रिपल के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के, 30 से 40 क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ हर एक टॉपिक के। तो सोचो 80 टॉपिक है तो 80 गुणे 40 कर लो, 3200 के अराउंड क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं। 80 × 40, अगर 40 क्वेश्चन पर टॉपिक ले रहे हो तो ठीक है। कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चन कम है, लेकिन ये अवतार जो थी, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज थी, ये पिछले साल की थी, अभी भी वही चल रही है। इसमें और क्वेश्चन आने वाले हैं, अराउंड 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा बैच था। दूसरा हमने क्या बैच लॉन्च करी थी, फिजिकल केमिस्ट्री की। मैंने क्या बोला था, अवतार सीरीज के बाहर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एक क्वेश्चन तुमने दिखा दिया, उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। हुआ भी वही जो होता था, होगा भी वही जो होता आया है। फिजिकल केमिस्ट्री में 19 के 19 क्वेश्चन, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर पे सीरीज पे जाना, इसको ओपन करोगे तो तुम्हें दिखेगा 19 के 19 क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे, जो पढ़ाया वही आया। अब कोई भी बोल देता है आके कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, तो जब इतने मोटे मोटे बुक्स, इतने मोटे मोटे नोट्स कोई पढ़ाएगा तो किसी के नोट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन जो चीज़ कंसाइज में दे रहा हूँ वहां से अगर कोई लाके दिखा दे तो मैं मानूं। तो ये देखो 19 के 19 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नीट अवतार सीरीज से थे। मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटा, थर्मोडाइनमिक्स 4 घंटा। इसके बाहर तुम कोई क्वेश्चन नीट में लाके दिखा देना, कोई भी चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोई भी दिखा नहीं सकता इसके बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कराया हूँ, सबसे पहले 15 से 20 मिनट में एनसीईआरटी हाईलाइट करवाया हूँ, उसके बाद 30 से 40 मिनट में पूरी थियरी पढ़ाया हूँ और पूरे फॉर्मूले पढ़ाया हूँ और सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताया हूँ, जो कि सामने वाला तुम्हारा बच्चा अगर कोई कर रहा होगा, कुछ किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है, टिपिकल क्वेश्चन है, तुम उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, जो ट्रिक्स इसमें बताया हूँ मैं, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट कराया हूँ, सारे एग्जाम्पल कराया हूँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। उसके बाद लास्ट में नीट के पीवाईक्यू 36 साल के कराया हूँ, इन्हीं 3 घंटों में, इन्हीं 4 घंटों में। तो तुम सोच लो किस तरह का कंटेंट है ये। अगर तुमने पढ़ लिया 19 के 19 क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक। आगे चलो,
फिजिक्स में सारे फॉर्मूले वगैरह तुम्हें नहीं याद होते हैं, तो सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने ही हैं, और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले और सारे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं अवतार सीरीज में, देख लेना। इतने सारे अवतार 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अवतार 2.0 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है। इसमें 3 पार्ट में वीडियो जाती है। पहला पार्ट हमारा होता है नीट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जैसे प्रेडिक्टेबल है, 2 घंटे 57 मिनट में पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, लाइन बाय लाइन विद एक्स्ट्रा सारे जितने भी एक्सेप्शन वगैरह है सब कवर्ड है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरा पार्ट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, इसके बाहर भी अवतार की जो 2.0 केमिस्ट्री की है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके बाहर भी ये क्वेश्चन तुम दिखा नहीं सकते हो। मुझे गारंटेड बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम उसके बाहर दिखा नहीं सकते हो। और जो 30 से 32 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएंगे 20 मिनट के अंदर तुम सॉल्व करोगे, और पूरा का पूरा नीट का पेपर तुमको इसी पीडीएफ से दिखाऊंगा मैं कि देखो ये क्वेश्चन हमने कराया था, यही क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कवर कराई जा रही है, पूरी एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट, पूरा बैक एक्सरसाइज और नीट के 36 साल के पीवाईक्यू कराया जा रहा है इस सीरीज में भी। और ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 देखो। अब पार्ट 3 में मैं क्या कराता हूँ, ये देखो पार्ट 3 देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 देखो, जैसे ये देखो प्रेडिक्ट टेबल था ना, प्रेडिक्ट टेबल बोलता हूँ, ये देखो पार्ट 3। प्रेडिक्ट टेबल में पार्ट 3 जो है वो पेड बैचेस में है, ठीक है। उसको देखो, एम्स जेई और एआई ट्रिपल के सारे क्वेश्चन पार्ट 3 में कराएंगे प्रेडिक्टेबल के। तो कुछ भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे अपने वीडियोज में। आई होप कि तुमने क्लिप देख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। देखो, एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन गिवन लिक्विड, हर एक सॉलिड डिजॉल्व नहीं करता है। वाइल सोडियम क्लोराइड शुगर डिजॉल्व कर देता है इजिली वाटर में, नेपथलीन और एंथ्रासिन डू नॉट। जैसे कह रहा है कि पानी में सोडियम क्लोराइड मतलब साल्ट और शुगर अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नेपथलीन और एंथ्रासिन उतना अच्छे से डिजॉल्व नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड नेपथलीन और एंथ्रासिन डिजॉल्व होते हैं बेंजीन में, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डजंट। इसका मतलब ये कह रहा है कि पानी और चीनी और नमक पानी में अच्छे से डिजॉल्व होते हैं, लेकिन एंथ्रासिन नेपथलीन डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन एंथ्रासिन नेपथलीन बेंजीन में अच्छे से डिजॉल्व होता है, लेकिन पानी में डिजॉल्व नहीं होते। शुगर और साल्ट बेंजीन में अच्छे से डिजॉल्व नहीं होते। इसका मतलब ये कह रहा है, उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जिसका नेचर सेम है, जो अच्छे लोग हैं अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, बुरे लोग बुरे लोग के साथ रहेंगे। तो लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब लाइक अपने वाले को डिजॉल्व करता है। When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves, its concentration increases in the solution. The process known as dissolution. जब भी मान लो मैं ये ग्लास है, इसमें पानी से नमक मैंने डाला, नमक घोला मैंने, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिसोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और कुछ सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, जब मिलाओगे ना चीनी नमक मिलाओगे, देखोगे नीचे सरफेस पे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स नमक के रह जाएंगे, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जब मिलाया तो उसको बोला हमने डिसोल्यूशन, और कुछ पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं। Some solid particles in the solution collide with the solid particles and get separated out of the solution. नीचे थोड़े से बच जाते हैं, उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। अब देखो, अब ऐसा कंडीशन है या मिलाते मिलाते कुछ और ऐड ही नहीं कर पाओ, उसको क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वही मैंने बोला था ना कि सच ए सॉल्यूशन जिसमें तुम और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिला पाओ, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब वो होता है कि जिसमें तुम और ज़्यादा सॉल्यूट मिला सकते हो। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच द मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर, ठीक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी सॉलिड और लिक्विड की किससे डिपेंड करी, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड इन लिक्विड की नहीं, सॉलिड इन लिक्विड की बात हो रही है। तो सॉल्युबिलिटी सॉलिड के लिक्विड में डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, लीच एटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से करती है। ये बोलती है कि अगर नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। और इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा एच हो जाता है पॉजिटिव। तो डेल्टा टी शुड इंक्रीज विथ टेम्परेचर, मतलब तुम टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ये किसके केस में है, जब सॉलिड डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में, ठीक है। टेम्परेचर तुमने पढ़ लिया। अब बताएं सॉल्युबिलिटी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, अभी तो तुमने पढ़ा टेम्परेचर का,
अब बताओ प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो प्रेशर का उतना कोई सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड अगर लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है तो उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड पर्टिकुलरली रिमेन अनअफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर, लगभग अनअफेक्टेड रहते हैं। ठीक। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, अभी तक तुमने पढ़ा सॉलिड का लिक्विड में, अब पढ़ रहे हो गैस का लिक्विड में, अभी पढ़ोगे लिक्विड का लिक्विड में। ठीक है। तो गैस का लिक्विड में क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर, सॉलिड लिक्विड में क्या हो रहा था कि टेम्परेचर पे कर रहा था, प्रेशर पे नहीं कर रहा था, लेकिन गैस लिक्विड में प्रेशर पे भी कर रहा है, टेम्परेचर पे भी। ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। यहाँ पे देखो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर बढ़ाने पे इंक्रीज कर रही है, लेकिन सॉलिड एंड लिक्विड में क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ रही है। ठीक है। तुम पिस्टन है, तुम इसको दबाओगे तो देखोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी अपने आप। ठीक। वही लिखा हुआ कि इंक्रीज करोगे प्रेशर, कंप्रेस करोगे स्मॉलर वॉल्यूम पे आएगा। जब स्मॉलर वॉल्यूम पे आएगा तो नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल, देखो यहाँ पे दूर दूर थे, अब पास पास आ गए, तो नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन इंक्रीज हो गए और रेट ऑफ एट विच द गैसेस पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू द इंटर, मतलब ये जो रेट था वो भी अपने आप, मतलब अरे यार पास आ गया कोई चीज़ तो आपस में जैसे दूर दूर थे तो लड़ाई नहीं हो रही थी, अब पास आ गए तो लड़ाई होना स्टार्ट हो गई इन दोनों में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज अंटिल ए न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द सॉल्यूशन, दस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। मतलब मोटा मोटी कहने का मतलब होता है अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी गैस इन लिक्विड के फॉर्म में, गैस जब लिक्विड में डिजॉल्व होगा तो। ठीक। इसका कहने का मतलब ये है। अब देखो हेनरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हेनरी ला दिया और उन्होंने बोला कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। उन्होंने बोला कि जो हमारा सॉल्युबिलिटी होती है गैस के लिक्विड में वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होती है। वही बात हुई। ठीक। प्रेशर बढ़ाओगे बढ़ेगा, वो चीज़ बता दिया मैंने। अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में देखोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एज ए मेजर ऑफ द सॉल्युबिलिटी, देन इट कैन बी सेड दैट मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। अगर मोल फ्रैक्शन में टर्म में देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है। तो मतलब ये जो प्रेशर है वो डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन है। तो जब मोल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएंगे तो के एच आ जाता है, हेनरी कांस्टेंट आता है इंटू एक्स, तो प्रेशर इक्वल टू क्या आ गया, के एच इंटू एक्स। तो के एच हमारा क्या है, हेनरी ला कांस्टेंट होता है। तो मोस्ट कॉमनली हमारा टर्म क्या हो जाएगा, हेनरी ला क्या हो जाएगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। समझे। तो हेनरी ला क्या था, गैस इन लिक्विड के लिए था और उन्होंने बोला कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है और प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ से क्या मिला, प्रेशर डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर हो गया डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन और प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्स हो गया। ठीक है। और जब तुम यहाँ पे स्लोप बनाओगे तो ये जो स्लोप बनती है तुम्हारी पार्शियल प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन के बीच में स्लोप बनती है वो के एच के बराबर होती है, हेनरी कांस्टेंट के बराबर होती है। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक। के एच हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है के एच। ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट ए गिवन प्रेशर लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। समझ गया बात को, मतलब लिखा हूँ कि नहीं मैं कहीं पे नहीं लिखा हूँ, बताता हूँ मैं। देखो ये कह रहा है कि के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, बस ये कह रहा है। ठीक है। तो के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है। तो उल्टा चलता है ना यार, के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा बोलोगे सॉल्युबिलिटी उतनी कम, उल्टा चलता है। ठीक है। तो वहाँ पे लिख रहा है हायर द वैल्यू ऑफ के एच गिवन प्रेशर पे द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ठीक है। किसी गिवन पर्टिकुलर प्रेशर पे के एच वैल्यू फॉर बोथ N2 and O2 इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज increase with the decrease of the temperature. It is due to the reason aquatic species are more comfortable in cold water rather than the warm water. इसका मतलब क्या हो, देखो कह रहा है, देखना समझना, कह रहा है कि जब तुम टेबल देखोगे 2.2 को तो तुमको दिखेगा O2 और N2 की जो के एच वैल्यू टेम्परेचर पे देखो यहाँ पे N2 है 303। ठीक है। टेम्परेचर हमारा कितना है 303, टेम्परेचर पे 88 है के एच। ठीक है। और नहीं दिया, चलो ठीक है यहाँ बताता हूँ। कह रहा है N2 और O2 की जो वैल्यू है इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ। के एच वैल्यू फॉर बोथ N2 एंड O2 इंक्रीज विथ टेम्परेचर इंडिकेट करता है, देखो के एच वैल्यू बढ़ रही है मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ठीक है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो के एच वैल्यू बढ़ रही है। देखो यहाँ पे लिख रही है क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पे, अरे यार चलो ना भाई, क्यों चलता नहीं है यार ये। देखो कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो केएच वैल्यू बढ़ेगी और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि जब तुम पानी में नीचे जाओगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज द डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अब ये भी तुमको एक चीज़ और मिल गई कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, और टेम्परेचर अगर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसके केस में, गैस इन लिक्विड के केस में। सॉलिड इन लिक्विड के केस में क्या था, एक्जोथर्मिक है तो घटेगी, इंडोथर्मिक है तो बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्या है कि टेम्परेचर अगर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो वही डिक्रीज इन टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इसलिए बोला जाता है एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो टेम्परेचर कम होती है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो बहुत अच्छे से जिंदा रह सकती है, सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दोनों अलग अलग चीज़ थी। ठीक, हेनरी ला के बहुत सारे इंपॉर्टेंस थे। देखो, सॉल्युबिलिटी टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। सही बात है यार, जो देखते हो कोक या कोका कोला की जो बोतल होती है कितना मतलब हाई प्रेशर पे होती है, खोलने पे तुरंत निकल जाता है ऊपर। तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक, देखो, स्कूबा ड्राइवर्स मस्ट कोप अप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्वर्स। देखो, जैसे तुम पानी में नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर अभी तुमने सुना होगा कि कुछ मिलीनियर्स थे वो जा रहे थे पानी में, सबमरीन में थे, सबमरीन ही पिचक के गायब हो गई, ब्लास्ट हो गई, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब तुम नीचे जाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि जब तुम अंडर वाटर में जाओगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस ब्लड में तुम्हारे गैसेज लगेंगे मिक्स होने। तो जब ड्राइवर्स कम टूवर्ड द सर्फेस तो प्रेशर कम होगी। तो देखो, पहले तुम नीचे गए तो खून में तुम्हारे गैसेस क्या होना, मिलना स्टार्ट हुए। जब तुम ऊपर आए तो प्रेशर फिर से कम हुआ। तो प्रेशर जैसे कम होता है तो दिस रिलीजेज द डिजॉल्व गैस। तो जो हमारे खून में ब्लड बने होते हैं वो अब निकलना स्टार्ट होते हैं, मतलब वो रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। और जब वो रिलीज होते हैं तो बबल्स के फॉर्म में क्या होते हैं, द डिजॉल्व गैस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। देखो, ध्यान रखना, ब्लड किसका बनाता है, नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बबल बन जाते हैं जो कि कैपिलरीज को हमारे ब्लॉक कर देता है, ब्लड जाने होने को रोक देता है। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, बेंड्स। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में बेंड्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही पेनफुल होता है और डेंजरस होता है हमारे लाइफ के लिए। ठीक, और बेंड को बचाने के लिए ऐसा क्या कर दिया जाए कि हमारा बेंड हो ही ना, मतलब हमको मेडिकल कंडीशन बीमारी हो ही ना हमको, तो हम लोग टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन नाइट्रोजन जो होता है ब्लड में उसको कम करते हैं। जो टैंक होता है स्कूबा डाइवर का, उसको हम लोग फिल कर देते हैं, क्या फिल्ड विथ एयर में फिल करते हैं, डाइल्यूटेड विथ हीलियम 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन का टैंक था ऑक्सीजन का था उसमें हम लोग हीलियम मिला देते हैं 11.7%। ठीक है, तो इस चीज़ का तुम्हें डाटा याद रखना है कि 11.7%, 56.2% एंड 32.1%। ठीक, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल। तो अब जब तुम ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटेगा, नीचे जाने प्रेशर बढ़ रहा था ना, तो ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटेगा। तो लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो इसलिए क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, जैसे अमरनाथ वैष्णो देवी जाओगे तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तो प्रेशर कम होता है तो हमको ऑक्सीजन की कमी लगती है महसूस होने। ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे और क्लाइंबर्स को। ठीक है, तो लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक, बहुत वीक हो जाते हैं, अनेबल टू थिंक, हेलुसिनेशन होगा, सिम्टम्स होगा, डिजीनेस होगा, एनोक्सिया इसको बोलते हैं। मतलब नीचे जाओगे तुमको बीमारी होगी बेंड्स, ऊपर जाओगे तुमको बीमारी होगी एनोक्सिया। तो नीचे जाने के लिए तुम क्या करोगे, हीलियम ऐड कर लोगे अपने सिलेंडर में, ऊपर जाने के लिए तुम ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा सा लेके जा सकते हो। ठीक, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। अभी बताया हूँ ना कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। देखो, एक था सॉलिड इन लिक्विड का और ये है गैस इन लिक्विड का। सॉलिड लिक्विड में क्या था, इंडो में बढ़ रहा था, एक्सो में घट रहा था, प्रेशर का कोई फर्क नहीं था। यहाँ पे क्या था, प्रेशर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी और टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैसअप मत कर लेना। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। एज डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। वही बात फिर से बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी घटेगी इंक्रीज टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ठीक है, अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। अभी तक तुमने जो पढ़ा सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड पढ़ा, अब तुम पढ़ोगे लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का लिक्विड में। ठीक है, जनरली लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन सॉल्यूट में और मे नॉट बी वोलेटाइल। जो लिक्विड होती है वो तो वोलेटाइल होती है, हीट करने में वेपर बनेगी, लेकिन जो सॉल्यूट होता है वो हो सकता है हो भी और हो सकता है कि ना भी वोलेटाइल हो। ठीक, अब लिक्विड में क्या है, लिक्विड के लिए राउल्ट्स लॉ आए। राउल्ट्स लॉ ने बोला कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड,
फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, जो पार्शियल प्रेशर होता है इस कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो तुमने देखा होगा प्रेशर डायरेक्टली टू मोल फ्रैक्शन किस में था, हेनरी लॉ में भी था, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो मतलब हेनरी लॉ एक स्पेशल केस है राउल्ट्स लॉ का। बस दिक्कत क्या है कि हेनरी लॉ जो था वो गैस इन लिक्विड के लिए था, और ये जो था राउल्ट्स लॉ वो लिक्विड इन लिक्विड के लिए था। तो यहीं पे पार्शियल, क्योंकि वहाँ पे सॉलिडिटी थी तो केएच हमारा आ जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा प्रेशर डायरेक्टली टू मोल फ्रैक्शन 1। तो यहाँ पे तुम मोलिटी अपना कांस्टेंट हटाओ, कांस्टेंट लाओ P1 नॉट x1। तो P1 नॉट क्या होता है, प्योर के लिए होता है, और ये किसी जनरल टेम्परेचर पे होता है। तो P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। मान लो P2 पूछा तो P2 इक्वल टू फिर से होगा क्या, P2 नॉट x2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटू उसका प्योर का प्रेशर। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ बोलता है कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फेज इन ए कंटेनर विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी कंटेनर है तो उसमें P1 है, P2 है, P3 है, तो P टोटल जो होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होगा। तो वही चीज़ बोलते हैं डाल्टन साहब कि जो P टोटल होता है दोनों के बराबर होता है। तो हमारे पास P1 था और P2 था। P1 का वैल्यू क्या था, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, दोनों को हमने जोड़ दिया। और तुम x1 को क्या लिख सकते हो, मैंने बोला था ना x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1। तो तुम x1 को x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, x1 को 1 माइनस x2 भी लिख सकते हो। जब तुम 1 माइनस x2 लिख के सॉल्व करोगे तो ये वाला इक्वेशन तुमको बन जाएगा। तो याद रख लेना P टोटल की ये तीनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, पूरा ट्रिक बताया हूँ। ठीक, अवतार सीरीज में इसका पूरा ट्रिक बताया हूँ कैसे बिना पेन उठाए 99% क्वेश्चन तुम सॉल्यूशन चैप्टर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस ऑप्शन देख के ही सॉल्व कर सकते हो। कहीं कहीं पे ऑप्शन नहीं मिलेगा तो तुमको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो बिना ऑप्शन देखे ही बस बिना पेन के सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो दो चीज़ हमको इससे मिली क्या, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड इन मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। बिल्कुल सही बात है। और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेराइज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से वेरी कर रहा है और लीनियरली वेरी कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। ये इसका ग्राफ बनता है। देखो x1 को हमने 1 रखा है और x2 को 0 रखा है। तो x1 हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ, x2 को हमने x1 को यहाँ पे 0 कर दिया, x2 को 1 रखा। तो देखो इसका ग्राफ इधर जाएगा, इसका ग्राफ इधर जाएगा, और जो P टोटल होगा इन दोनों से ज़्यादा ही होगा। तो P टोटल ऐसे बना दो, P1 प्लस P2। ठीक, तो डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2 द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन। ये तो वही चीज़ इसी का ग्राफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो बोल रहा है क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 और 2 पे डिपेंड करके जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है विथ इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको बस पढ़ लेना, दिमाग में रखना कि ये क्या बोल रहा है। ठीक, बाकी कुछ नहीं है। डैश लाइन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। ये देखो ये दोनों पार्शियल प्रेशर है और ये पूरा तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर है। तो जो डैश बना हुआ है पार्शियल है और जो कंप्लीट लाइन है वो टोटल है। ठीक, अगर y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज। अब देखो अब वेपर फेज में आ गया। अभी तक ये पूरा जो तुम पढ़े हो ना ये सारा लिक्विड फेज का था, सारा किसका था, लिक्विड फेज का था। अब किसके फेज में आ गया, वेपर फेज में। तो जब वेपर फेज में आ जाएगा तो जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या होगा, P1 इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल और P2 इक्वल टू y2 इंटू पी टोटल। ये फॉर्मूला हो जाएगा। और जनरल में पी एक्स इक्वल टू वाई एक्स इंटू पी टू, मतलब P1 का पूछे, P2 का पूछे, P3 का पूछे। अगर वेपर फेज में पूछा P1 इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल हो जाएगा और P2 इक्वल टू y2 इंटू पी टोटल हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सेम क्वेश्चन वही पूछा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो y वाला। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व भी करवाया था, और यहाँ से कंक्लूजन भी मिलती है। एनसीईआरटी क्या लिखती है, कंक्लूजन भी मिलती है। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर विल ऑलवेज रीच इन द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल। इक्विलिब्रियम पे जो ज़्यादा वोलेटाइल है वो ज़्यादा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये तुमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से मिलने को मिलती है वेपर फेज में। ठीक है, वेपर फेज में ध्यान रखना, वेपर फेज में इक्विलिब्रियम पे देखो वेपर फेज विल बी ऑलवेज रीच इन द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, ये फॉर्मूले से 3-4 तुमको याद रखने इसमें। आगे बढ़ो। अब देखो राउल्ट लॉ मैंने बोला ना, हेनरी लॉ का ही केस है। तो प्रेशर इक्वल टू KH इंटू एक्स है। देखो क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन ओनली द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट KH हमारा P1 नॉट से डिफर था, क्योंकि यहाँ पे KH था और वहाँ पे P इक्वल टू क्या था, P1 नॉट था, x1 था। ठीक है, तो राउल्ट लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, जहाँ पे KH हमारा क्या होता है, P1 नॉट के बराबर होता है, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन सॉलिड एंड लिक्विड। अब देखो
तुमने सॉलिड डाला, जैसे मान लो लिक्विड था तो ज़्यादा वोलेटाइल था, अब सॉलिड डाला तो सॉलिड का तो कोई मतलब ही नहीं, तो वोलेटाइल है ही नहीं, ये तो बॉयल ही नहीं होगा। तो लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर वेपराइज अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड। तो वेपर प्रेशर के डेफिनेशन यार तो सबको मालूम है कि कोई चीज़ को हीट करोगे जितना वेपर इसके सरफेस पे रहेगा वो क्या वेपर प्रेशर है, तो वही लिख रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर वेपराइज एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो प्रेशर है एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, जो प्रेशर लिक्विड सरफेस पे लगाता है वही वेपर प्रेशर होता है, ये लिख रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। जब देखो यार सॉल्यूट अगर आ गया, जैसे मान लो पहले लिक्विड था, वेपर लिक्विड था तो जल्दी वेपर होकर जल्दी वेपर बना रहा था। अब सॉलिड तुमने डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर थोड़ी ना बनेगा, वो तो हीट हो सकता है, वेपर थोड़ी ना बनेगा, तो उसका प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, वही चीज़ लिख रहा है। ठीक है, इवापोरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द सरफेस डिनोटेड बाय ये कुछ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि सॉल्यूट डालोगे तो कम हो जाएगा। ठीक, तो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वो सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, ऊपर ही मैंने पढ़ाया था कि जो सॉल्वेंट होता है वो तो वोलेटाइल होता ही है, लेकिन सॉल्यूट मे नॉट बी वोलेटाइल। तो सॉल्यूट हमारा क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, क्योंकि अगर वोलेटाइल होगा तो वो भी अपना प्रेशर डालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा अपने आप, वही लिख रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि राउल्स लॉ कैन बी स्टेटेड फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। सही बात है, राउल्स लॉ ही तो होता है। ठीक है, अब मान लो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P1 नॉट होता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ प्योर सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, P1 X1 नॉट हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूट था, सॉल्यूट तो खत्म हो गया ना यहाँ से। सॉल्यूट के अगर केस में पूछेगा तो सॉल्यूट का तो कुछ बचा ही नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो बस यही बचेगा, यही तुम्हारा यही से इक्वेशन बना के यही से तुम इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, जीरो से बढ़ेगा, जीरो से ऐसे इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट का निकालोगे तो ऐसे जीरो से बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब आता है आइडियल सोल्यूशन। यहाँ से एक नंबर की मतलब एक क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम चांस रहता है हर 2 साल में एक क्वेश्चन पूछ लेता है। एक होता है आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं और उनका डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है और डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ तुमको याद रखनी है। ठीक है, इट मीन्स दैट नो हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व, मतलब कोई हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व नहीं होती है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी, मान लो ए और बी मिक्सर थे तो ए और बी के बराबर होता है। ठीक, ये होते हैं तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी बी आर नियरली इक्वल टू ए बी। जो मान लो ए और बी था तो जो ए के बीच में फोर्स होगा वो बी बी के बराबर होगा और वही ए बी के बीच के बराबर तीनों मतलब फोर्सेस बराबर होंगे आपस में। ठीक है, इस एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, सेम होमोलोगस सीरीज के जितने होंगे वो सारे तुम्हारे क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे हेक्सेन हेप्टेन, ठीक है, हेक्सेन 6 कार्बन का, हेप्टेन 7 कार्बन का। बुटाइल क्लोराइड, बुटाइल ब्रोमाइड, देख रहे हो क्लोराइड हो गया ब्रोमाइड हो गया, तो सेम होमोलोगस सीरीज वाले तुम्हारे होंगे। ठीक है, और पीरियडिक साइड ग्रुप फ्रॉम द सेम ग्रुप, साइड ग्रुप फ्रॉम द, जैसे देखो यहाँ पे क्लोराइड था यहाँ पे ब्रोमाइड हो गया, यहाँ Cl4 था यहाँ Cl जैसे कार्बन हो गया सिलिकॉन हो गया, यहाँ PSCl था यहाँ PSBr हो गया, यहाँ Br था यहाँ Cl हो गया। देख रहे हो बेंजीन था टाउलिन हो गया। मतलब कि हमें क्या करना है, क्या क्या याद रखना, पहले तो NCERT वाले याद रख लो, N हेक्सेन N हेप्टेन। ठीक है, ब्रोमो इथिन क्लोरोइथिन, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन था यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, और बेंजीन और टाउलिन, ये 3 चीज़ तो पहले याद रखो। बाकी कैसे याद रखोगे, अगर कहीं पर भी होमोलोगस सीरीज का जैसे N हेक्सेन हेप्टेन एन बुटाइल क्लोराइड एन बुटाइल ब्रोमाइड अगर मान लो आ गया तो ये तुम्हारा होगा। ठीक है, या फिर साइड ग्रुप हमारा चेंज हो, साइड ग्रुप या मेन कार्बन थोड़ा सा चेंज, जैसे SiCl4 है CCl4 है, तो देख रहे हो पूरा कार्बन CCl4 पूरा सेम है, बस सिलिकॉन और कार्बन में चेंजिंग आ गया, तो वो तुम्हारा क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जिनका वेपर प्रेशर जो होता है या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा देन द प्रेडिक्टेड में। मान लो राउल्स लॉ ने बोला कि 350 होगा, तो अगर आइडियली 350 आया तो सही आइडियल सोल्यूशन है। अब मान लो 348 आ गया या 360 आ गया तो नॉन आइडियल सोल्यूशन, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो हाइयर है, अगर वो अपने बताए गए राउल्स लॉ के बताए हुए वैल्यू से हाइयर है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, अगर वो लोअर है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अगर मतलब हाइयर है तो पॉजिटिव डेविएशन, लोअर है तो नेगेटिव डेविएशन। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा कि जो ए और बी का जो इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा ए बी के इंटरेक्शन से, पहली चीज़। दूसरी, जो पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव डेविएशन मतलब टोटल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो टोटल प्रेशर ज़्यादा होगा एक्स पी नॉट ए, जैसे टोटल प्रेशर यही होता है पी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये टोटल प्रेशर था, इससे ज़्यादा होगा पी टोटल। ठीक,
हमने आइडियल में देखा है डेल्टा एच मिक्स डेल्टा वी मिक्स जीरो था, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स भी ग्रेटर देन जीरो होगा और डेल्टा वी मिक्स भी ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक। और डेल्टा एस मिक्स एंट्रोपी की मिक्सिंग जो भी पॉजिटिव होगी और डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, ठीक। ये चार चीज़ तुमको ध्यान रखना है। और स्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। और टोटल प्रेशर बढ़ गया मतलब थ्योरेटिकल बीपी जो वैल्यू होगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज़्यादा आएगी, ठीक है। स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी ना मतलब थ्योरेटिकली ज़्यादा आएगी, एक्सपेरिमेंटली जितना आया है उससे बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा आएगा, ठीक। नेगेटिव में जस्ट इसका उल्टा कर दो, ए बी बी का इंटरेक्शन ए बी से कम होगा, पी टोटल लेस देन इतना होगा, डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो, डेल्टा बी मिक्स लेस देन जीरो हो जाएगा, लेकिन डेल्टा एस मिक्स और डेल्टा जी नॉट अभी भी सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा और डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा तभी रिएक्शन करोगी, ठीक है। तो ये डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी लेस देन जीरो ये दोनों में बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बीपी थ्योरेटिकल अगर एक्सपेरिमेंटल से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एसीटोन बिहेव इन मैनर, देखो आप कैसे याद करोगे, देखो अगर पॉजिटिव डिवीजन है तो इथेनॉल मिथेनॉल CCl4 CH2 अगर कहीं पर भी दिखे, इथेनॉल मिथेनॉल CCl4 CH2 कहीं पर भी दिखे और तो क्या है, पॉजिटिव डिवीजन है। बेंजीन और टाउलिन क्या है, वो आइडियल होता है, लेकिन बेंजीन और एसीटोन अगर पूछेगा तो पॉजिटिव डिवीजन, बस तुमको याद रखना है, ठीक। यही 4-5 चीज़ें तुमको याद रखना है, ठीक। समझ आया, समझ गया ना। इथेनॉल मिथेनॉल CCl4 CH2 इसमें से कोई भी हो या फिर बेंजीन एसीटोन हो तो पॉजिटिव डिवीजन होगा, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा तुमको यही बता दिया मैंने, ठीक है। जैसे देखो कार्बन डाइसल्फाइड इन एसीटोन, तो कार्बन डाइसल्फाइड आ गया तो हमको एसीटोन का मतलब ही नहीं है, कहीं पर भी रहेगा पॉजिटिव डिवीजन है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव डिवीजन में तुमको बता दिया क्या क्या चीज़ होती है। नेगेटिव डिवीजन में ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये पूरा जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे तुमको बता दिया, ये यहाँ पे तुमको पूरा बता दिया, ठीक। नेगेटिव डिवीजन में क्या होता है, अब एग्जाम्पल देखो कैसे याद रखोगे। CH Cl3 क्लोरोफॉर्म में अगर CH3 एसीटोन है, ठीक। क्लोरोफॉर्म में कोई C6, तुम देख रहे हो क्लोरोफॉर्म आ रहा है, क्लोरोफॉर्म अभी तक कहीं आया, ये CCl4 था, क्लोरोफॉर्म नहीं था, ये CCl4 है ये, ठीक है। और ये क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म अगर आ गया तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव डिवीजन। और कोई भी अगर एसिड है, कोई सा भी एसिड है, जैसे HCl एसिड है, HNO3 एसिड है, यहाँ पे देखो CH3COOH एसिड है, तो एसिड वाले भी नेगेटिव डिवीजन, मतलब कि क्लोरोफॉर्म कहीं पे हो या फिर कहीं पे कोई सा भी एसिड हो तो क्या होंगे, वो नेगेटिव डिवीजन होंगे। क्या होंगे, वो नेगेटिव डिवीजन होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव डिवीजन। क्या होंगे, नेगेटिव डिवीजन होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। ये तुमको बता दिया। स्केपिंग टेंडेंसी उसकी ज़्यादा थी तो इसकी नेगेटिव वाले की कम होगी, इसकी थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा थी तो इसकी थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, ठीक। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो मिक्सिंग करने पे एजियोट्रॉप बनाते हैं। एजियोट्रॉप क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब जो एजियोट्रॉप होते हैं वो बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिनका सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड में भी और वेपर फेज में भी, और बॉयल करते हैं क्या, सेम टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक। इन सच केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन एजियोट्रॉप को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक। अब देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब तुमको कैसे याद रखना है, देखो मिनिमम का मतलब होता है पॉजिटिव डिवीजन। क्या होता है, पॉजिटिव डिवीजन। तो देखो जो लार्ज पॉजिटिव डिवीजन शो करेंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और मैक्सिमम का मतलब होता है नेगेटिव डिवीजन। तो ठीक है, तो जो पॉजिटिव कहाँ गया, हाँ, जो मिनिमम डिवीजन शो करेंगे वो पॉजिटिव वाले होंगे, जो मैक्सिमम वाले होंगे वो नेगेटिव वाले होंगे, ठीक। तो अब तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले वो, ठीक है, अब तुमसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इथेनॉल इन वाटर बताओ पॉजिटिव डिवीजन है नेगेटिव। तुमको मालूम था ना, अभी ऊपर मैंने बताया था ना पॉजिटिव, ये क्या होगा, इथेनॉल वाटर, बोलो ये कैसा है, ये पॉजिटिव डिवीजन है। पॉजिटिव डिवीजन का मतलब क्या हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया। मान लो कहीं पे HCl है, HCl वाला क्या था, नेगेटिव डिवीजन था, मतलब कैसा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, मतलब उल्टा चलता है, ठीक है। तो वही देखो इथेनॉल वाटर क्या होगा, इथेनॉल है, पानी है, तुम्हारा पॉजिटिव डिवीजन है, पॉजिटिव डिवीजन मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, मिनिमम वाला होगा, ठीक है। एजियोट्रॉप कंपोजिशन हैज बीन अचीव्ड वंस द लिक्विड एंड वेपर फेज आर द सेम कंपोजिशन, नो फर्दर सेपरेशन। अगर लिक्विड वेपर का सेम कंपोजिशन होगा तो उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक।
देखो जैसे नाइट्रिक एसिड मतलब अभी मैंने बोला कोई भी एसिड रहेगा तो नेगेटिव डिविएशन हुआ मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप है, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप का एग्जांपल क्या होगा, नाइट्रिक एसिड हो गया। और ये एग्जाम याद रख लेना डाटा इसका, जो एजियोट्रॉप होता है हैज़ द अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड होगा और 32% वाटर बाई मास होता है। इसका ध्यान रखना कितना होता है, 68% नाइट्रिक एसिड, 32% वाटर बाई मास होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 393.5 केल्विन होती है, ठीक। आगे बढ़ो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह के हमारे पास होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब होते हैं ऑल द प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है बस नंबर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है, बाकी किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। कि क्या क्या होता है हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये 4 चीज़ें हमारे पास होती हैं। ये चारों तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ऊपर के 2-3 तो अभी बता दिया हूँ, ठीक है। इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो पहले देख लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो राउल्ट ने स्टैब्लिश किया कि लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड करता है ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। बोला था ना कि अगर कम होगा तो किसके वजह से होगा, सॉलिड पार्टिकल। कैसा सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ठीक है। और इंडिपेंडेंट होता है आइडेंटिटी की वजह से। तो हमको मालूम चल गया P1 = x1 P1 ये पूरा तुमने अभी ऊपर पढ़ाई था, ठीक है। ऊपर तुमने पूरा पढ़ाई था अभी, ये पूरा इक्वेशन तुमको ऊपर बताया हूँ, ठीक है। सेम इक्वेशन है, ठीक। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो तुमको मान लो रिलेटिव लोअरिंग पूछा तो मतलब प्योर माइनस जितना है अपान प्योर इज इक्वल टू हो जाता है N2/N1 + N2, ठीक है। N2 क्यों रखा, क्योंकि ये सॉल्यूट होता है। N1 जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। N2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो हमको क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो हम लोग क्या लिख देंगे, ये रिलेटिव लोअरिंग होगा। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब कितना होगा, कितना घटा अपन इन प्योर वाला। तो कितना घटेगा तो कैसे निकालो, कितना घटेगा कैसे निकालोगे, P1 - P1/P1। ये प्योर वाला है और ये कितना है वहाँ पे एक्चुअल टाइम पे, ये करके N2/N1 + N2 कर देना, ठीक। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 इज लेस देन 1 हो जाएगा N1। सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो सॉल्यूट का मतलब क्या है, बहुत कम चीज़ है, सॉल्यूट बहुत कम है तभी तो सॉल्यूशन डाइल्यूट है। तो N2 को हम लोग डिनोमीटर से हटा भी सकते हैं उस केस में, ठीक है। तो N2 को हटा भी सकते हो तो N2/N1 हो जाएगा। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। तो हमसे मैक्सिमम केसेस में वेट पूछ लेगा सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास पूछ लेगा सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो भी पूछेगा इस फॉर्मूले से तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। M1 क्या है तुम्हारा, M1 तुम्हारा है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब कहीं पर भी 1 लिखा है तो सॉल्वेंट के लिए होता है और 2 लिखा है तो सॉल्यूट के लिए होता है। जैसे मान लो N2 था तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, N1 था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1, क्योंकि इसको N2 को हटा दोगे क्योंकि सॉल्यूशन क्या डाइल्यूट है और मैक्सिमम केस में तुमको सॉल्यूशन डाइल्यूट करके मिलेगा। नहीं लिखा है तभी तुम सॉल्यूशन डाइल्यूट करके मान के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, P1 - P1/P1 = W2 × M1/N2/N1। कुछ मत रखना, N2/N1। N2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन N1। उसी को तुम यहाँ पे जब सॉल्व कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये मोल्स है ना, मोल है, सॉरी मोल है ये, ठीक है। N2 मोल है, ठीक है। अरे यार देखो P1 - P1/P1 वो डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वही लिखा, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या होगा, मास अपन मोलर मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब इसको N2 लिख दो, वेट W2 अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे है 3 × M1/W। ये तो क्या है, N2 देखो मैंने क्या याद किया था, मैंने याद किया था N2/N1, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट। तो नंबर मैं पहले ही निकाल लेता था, नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट निकालना था। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बस यहाँ से निकाल लिया और N2 निकाल के सीधे यहाँ पुट कर देता था, ठीक है। वही चीज़ है, इसको ध्यान रखना, ठीक। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे लिक्विड की बात हो रही है, ठीक। क्योंकि तुम जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड वेपर बनना स्टार्ट होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। ये ग्राफ देख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन होती है वो TB0 को बताती है और ये TB होती है और ये जो होती है डेल्टा TB होती है। दोनों के बीच की जो डिफरेंस होती है, जैसे TB0 ये होगा TB होगा, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई थोड़ी सी तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा, डेल्टा TB हो जाता है TB - TB0। क्या हो जाएगा, TB - TB0। और ये तुम्हारा सॉल्वेंट का होता है और ये सॉल्यूशन का होता है, ठीक है। ये लाइन तुमको ध्यान रखनी, ग्राफ तुमको ध्यान रखना है, ठीक। अब मुझे क्या याद रखना था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB को बोलते हैं। डेल्टा TB होता है TB - TB0, ठीक है।
और हमको मालूम है कि कुछ भी मत पढ़ो यहाँ से, बस एक चीज़ जानना कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली अपोजिट क्या होता है, मोलैलिटी होता है। क्या होता है, मोलैलिटी, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाने के लिए हमको एक इसमें कांस्टेंट देना पड़ेगा, क्या, के बी। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली अपोजिट होता है क्या, मोलैलिटी, और डेल्टा टी बी इक्वल होगा के बी इंटू एम। और के बी का बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका यूनिट भी ध्यान रखो, तीनों नाम याद रखो, क्या क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। और के बी की जो वैल्यू होती है किलो के जी पर मोल, किलो के जी पर मोल। ठीक है, अब देखो यहाँ से तुमको मोलैलिटी पूछेगा। मोलैलिटी तुमको मालूम है क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तुम क्या करोगे, मोलैलिटी को यहाँ पुट करो। ठीक है, ये दोनों चीज़ यहाँ पर पुट करो, ये आ जाएगा तुम्हारा W1 अपन, ये तुम्हारा लास्ट में आ जाएगा 1000 W2 अपन M2 इंटू W1। अरे यार अब इसको समझाओ थोड़ी ना यार, कैसे आया। मोलैलिटी का फार्मूला तुमको मालूम, मोलैलिटी का फार्मूला ये तो लिखा हुआ है, तुम W2 M2 याद ही मत करना, तो मोलैलिटी का फार्मूला याद रखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और केजी नहीं दिया रहेगा तो 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और क्या, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब तुमसे यहाँ से डेल्टा टी बी पूछेगा, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम होगा। डेल्टा टी बी क्या होता है, के बी इंटू एम। तुमको मोलैलिटी का मालूम ही है, मैं याद नहीं करता था ये सब यार, कौन झंझट इतना पाले। मुझको मोलैलिटी का फार्मूला मालूम था, पहले मैं मोलैलिटी निकाल लेता था यहाँ से, और मोलैलिटी निकाल के यहाँ पुट करके डेल्टा टी बी निकाल देता था। मान लो मोलैलिटी नहीं पूछा हमसे, मोलर मास पूछा, क्योंकि यही पूछेगा तुमसे, मोलर मास ही पूछेगा। तो तुम एक बस फार्मूला याद रख लो, डेल्टा टी बी इक्वल होता है के बी इंटू 1000 इंटू W2 मास ऑफ सॉल्यूट अपन M2 इंटू W1। एक फार्मूला बस याद रख लो यहाँ से, उसी से तुमको M2 निकालेगा, डेल्टा टी बी निकालेगा, के बी जो भी पूछेगा पुट कर देना। ठीक है, और के बी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होती है, के बी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ये तुमको ध्यान रखना है। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब देखो यहाँ पे ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन, ये तीनों लाइन का तुमको याद रखना कि ये क्या क्या है। ठीक है, अब ये डेल्टा टी एफ क्या हो जाता है, ये टी एफ नॉट है, टी एफ है, तो तुम देख रहे हो कि जो डेल्टा टी एफ हो जाता है वो टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक टी बी नॉट में से घटा, टी बी में से घटा रहे थे, यहाँ देखो टी बी में से घटा रहे थे टी बी नॉट को, लेकिन जब यहाँ पे आओगे ना फ्रीजिंग पॉइंट में, तो तुमको टी एफ नॉट में से टी एफ को घटाना पड़ेगा, ये चीज़ तुमको ध्यान रखना है। ठीक, बाकी सारा चीज़ सेम टू सेम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ जब नॉन वोलेटाइल को डालोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगी। नाउ अगर इक्वल करना है तो हमको लोअर करना पड़ेगा टेम्परेचर को, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज करेगी। वही चीज़ लिखी हुई है जो मैं पहले से बता रहा हूँ तुमको, एक बार देख लेना इसको। ठीक है, और ये तुम्हारा टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था टी बी माइनस टी बी नॉट, यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, और डेल्टा टी एफ फिर एम के बराबर होगा, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम के बराबर होगा। सेम फार्मूला, के एफ को बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी को क्या बोलते थे, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं काइरोस्कोपिक। उसका था क्या, किलो के जी पर मोल, इसका भी क्या होगा, किलो के जी पर मोल ही होगा। ठीक है, अब वही जो सेम फार्मूला था, जहाँ पे वहाँ पे के बी था, बस यहाँ पे के एफ कर देना। ठीक है, सेम फार्मूला है। ठीक है, बस जहाँ पे के बी था वहाँ को के एफ कर देना। ठीक, अब देखो के एफ और के बी निकालने का अलग से भी तुमसे पूछा जा सकता है, तो के एफ का फार्मूला हो जाएगा आर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि के एफ किसकी प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ही आएगा। ठीक, तो आर इंटू एम वन इंटू टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन इंटू। अभी तक देखो इस पर नीट में क्वेश्चन नहीं आया है, और हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस पर कभी पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर पूछेगा, मान लो आर दे दिया, M1 दे दिया, आर तो तुमको मालूम ही होता है, M1 दे दिया, TF दे दिया, डेल्टा 1000 तुमको मालूम होना चाहिए, फ्यूजन दे दिया, KF पूछ लिया, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इससे बेटर है ये याद करके जाओ। KB में अगर पूछेगा तो बस TF की जगह TB रख देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। ठीक, 3 हम पढ़ चुके हैं। चौथा हमारा होता है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मोसिस प्रेशर की जो मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो बनी होती है एनिमल्स या वेजिटेबल ऑरिजिन से, मतलब एनिमल्स या वेजिटेबल से बनती है, जो कि नेचुरली सच एज पिग्स ब्लैडर और पार्चमेंट कैन बी सिंथेटिक सेलोफेन, मतलब कि सुअर होता है उसके ब्लैडर से बना सकते हो, पार्चमेंट से भी बना सकते हो, और सिंथेटिक यूज़ कर सकते हो, सेलोफेन भी यूज़ कर सकते हो, जो कि तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। ठीक, एज्यूम करो कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। If this membrane is placed between the solvent and solution, the solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent to solution। बिल्कुल सही बात है कि ऑस्मोसिस में होता क्या है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ठीक है, और सॉल्वेंट जाती कहाँ है बताओ, लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन। ठीक, अब कहोगे लो कंसनट्रेशन, भैया लो कंसनट्रेशन का मतलब हुआ कि डाइल्यूट है,
हाई कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूट ज़्यादा है, तो भैया जब डाइल्यूट रहेगा मतलब पानी ज़्यादा, ग्रेडियंट ज़्यादा, तो ग्रेडियंट ज़्यादा तभी तो इधर से इधर जाएगी, जिधर पानी कम रहेगा उधर भागेगी वो अपना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मत बोलना। ठीक है, और इस प्रेशर को अगर हम लोग स्टॉप करना चाहते हैं तो उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जितना मतलब द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड, देखो डाइल्यूट से, देखो बोला ना मैंने कि डाइल्यूट से जाती है कहाँ, कंसंट्रेटेड की तरफ, बोला देखो लिखा भी एनसीईआरटी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट में यार पानी ज़्यादा रहेगी, मतलब लो कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेटेड में हाई कंसंट्रेशन, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, मतलब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाती है, क्योंकि डाइल्यूट में पानी ज़्यादा रहेगी, तो जिधर पानी ज़्यादा उधर ग्रेडियंट ज़्यादा, तो ऊपर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ भागती है। ठीक है, हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट लिखेगा तो सही बात है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन से लोअर का नहीं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। ठीक, क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पे। तो पाई का जो फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू, देखो पाई कट होती है सी इंटू आर इंटू टी। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड पे डिपेंड करता है कोलिगेटिव, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास अपन मोलर मास इंटू वी इंटू आर इंटू टी, तो चला जाएगा तुम्हारे ऐसे। तो क्या हो जाएगा ये मोलर मास मान लो पूछा, अरे यार मैं देखो तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे तुमको मोलर मास पूछा तो तुमको याद करने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है भाई। देखो मैंने किया पाई इक्वल टू सी आर टी, मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स अपन सॉल्यूट अपन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू था मास अपन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू आर टी इक्वल टू पाई। तो मोलर मास मैंने इधर कर दिया, क्या हो गया एम आर टी अपन पाई भी। देखो मुझे याद करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी भाई, क्या याद करूँ मैं, मुझे बस ऊपर का मालूम है सी आर टी होता, बस सॉल्व कर लिया वहाँ से। ठीक है, तो याद करना हो तो याद कर लो, तो अपना तुमको मालूम है कैसे निकालते हैं। और ये मेथड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन करने के लिए ये बहुत ही तगड़ा मेथड है। क्यों? ये वाइडली यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये मतलब इसको यूज़ करते हैं हम लोग मोलर मास निकालने के लिए, किसका, प्रोटीन का, पॉलीमर्स का, अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स का। क्यों? क्योंकि इसके पास एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि जो प्रेशर मेजरमेंट होता है अराउंड द रूम टेम्परेचर एंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन यूज इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। इसका एक बेनिफिट ये है कि अभी तक तुमने जितना पढ़ा उस समय क्या था, मोलैरिटी आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, मोलैरिटी आ रहा है, क्योंकि पाई इक्वल टू सी आर टी है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। और तुम्हारे मोलैरिटी भी बोल सकते हो उधर जब पढ़ोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर क्या होता है, मोलैरिटी होती है। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि पहली चीज़ कि सारा रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, और दूसरी चीज़ इसमें मोलैरिटी यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मोलैरिटी, इसलिए एडवांटेज है इसका। इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास निकालना। ठीक है, अगर मान लो एक से ज़्यादा मतलब सॉलिड है तो क्या करोगे, पाई इक्वल टू क्या हो जाए I1C1 RT इक्वल टू I2C2 RT, ठीक है, दोनों जोड़ दो बस निकल गया तुम्हारा। दो सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। अगर सेम प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर तो आइसोटोनिक बोलेंगे। जब सच सॉल्यूशन सेपरेट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कोई देखो मान लो ए है बी है, दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का प्रेशर सेम है, तो कहीं पे मुड़ेंगे ही नहीं, कहीं पे जाएंगे नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और वो मतलब ऑस्मोसिस होगा ही। ठीक, जैसे मान लो 0.9% मास बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कॉल्ड द नॉर्मल सैलिन सॉल्यूशन, इट्स सेफ टू इंजेक्ट आईवी हम लोग क्या डालते हैं 0.9% डालते हैं आईवी सलाइन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो हमारे पे आइसोटोनिसिटी है उसके साथ। ठीक है, तो अच्छे से हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हमने मोर देन 0.9%, अगर हमने मान लो 0.9% से ज़्यादा कंसनट्रेशन दे दिया तो होगा क्या, सोडियम क्लोराइड वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड दे वुड सिंक। अगर तुमने कंसनट्रेशन बढ़ा के दे दिया, कंसनट्रेशन तुमने बढ़ा दिया, कंसनट्रेशन बढ़ा दिया मतलब सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा हो गया, सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा हो गया, मतलब पानी कम हो गई, पानी कम हो गई, और पानी कम हो गई, पानी कम हो गई, तो ये जो तुम्हारा सेल था वहाँ से पानी निकल के इसमें आएगा, मतलब तुम्हारा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा मतलब कि पिचक जाएगा। ठीक, अगर तुमने 0.9% से कम दिया, जब तुमने कम दिया मतलब सॉल्यूट का मात्रा क्या होगा, कम हुआ, मतलब पानी ज़्यादा चली गई, तो तुम्हारा सेल जो यहाँ पे है, तो यहाँ पानी ज़्यादा, यहाँ पानी कम, तो पानी इधर आएगा, मतलब तुम्हारा सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, अगर 0.9% से ज़्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगी, लेकिन अगर 0.9% से कम दोगे तो सेल हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटोनिक हो जाएगी, सेल हमारी स्वेल कर जाएगी। ठीक है,
तो मतलब पानी अगर निकल गया मतलब ये श्रिंक कर गया, मतलब श्रिंक कर गया, समझ गया ना, समझा दिया ना मैंने श्रिंक कैसे करेगा। तो उसको हाइपरटोनिसिटी कंडीशन बोलेंगे क्योंकि तुमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, लो कंसंट्रेशन दिया तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिसिटी। हाइपोटोनिसिटी में सेल हमारी क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। ठीक है, ये तुमको दोनों बता दिया मैंने। ठीक है, ये तुमको पूरा वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, वही सेम लाइन है। ठीक है, अब कह रहा है कि हम लोग जो खाना अचार उचार जो हम लोग बनाते हैं, पीपुल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन द टिश्यू सेल इंटरसेलुलर स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनको देखना है यहाँ पे इडीमा होगा। या लोग ज़्यादा बकरी का जो मीट खाते हैं ना, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा बकरी की मीट खाती है ना, उनको देखना है यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, क्योंकि उनमें पानी का रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, किसके वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, पफिनेस और स्वेलिंग इसको इडीमा बोलते हैं। ठीक, रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग जो आरओ वगैरह, आरओ का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ वाटर पी रहे हैं उसका फुल फॉर्म ही है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को रिवर्स कर देते हैं। अगर प्रेशर जितना, मान लो प्रेशर जितना जा रहा है, अगर उससे ज़्यादा प्रेशर लगा दिया जाए तो क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ द प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड में अगर ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब कि जो पानी है सी वाटर उसका डिसैलिनेशन करता है। ठीक है, द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा होता है। सेलुलर स्टेट इज परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इम्प्योरिटीज एनहांस इन सी वाटर। ये ध्यान रखना, थ्योरेटिकल पॉइंट से पूछा जा सकता है। ठीक है, जो सेलुलर स्टेट है वो परमेबल होता है पानी के, बट इम्परमेबल होता है इम्प्योरिटीज के एनहांस प्रेजेंट इन द सी वाटर। ठीक, आगे बढ़ो। अब नॉर्मल मोलर मास पढ़ लो। अब नॉर्मल मोलर मास जैसे मान लो कहीं पे तुमको इथेनोइक एसिड दिया है, एस्टिक एसिड दिया है, तो तुम एस्टिक एसिड देखोगे ना कि सिंगल कभी अटैच नहीं करेगा, सिंगल कभी रहेगा नहीं, वो हमेशा डबल रहेगा। कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके 2 मॉलिक्यूल बना लिया, तो हमेशा 2 मॉलिक्यूल में रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो वान टॉप साहब ने बोला कि उन्होंने दिया एक फैक्टर आई, वान टॉप फैक्टर इसको बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास अपन एबनॉर्मल मोलर मास। तुमको नॉर्मल दिया रहेगा, एबनॉर्मल दिया, वान टॉप फैक्टर पूछेगा तुम लगा देना। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। मतलब नॉर्मल अपन एबनॉर्मल, ऑब्जर्व अपन कैलकुलेटेड, आफ्टर अपन बिफोर, ये तीनों हमारा आई निकल जाता है। ठीक, अब तुम जितना भी पढ़े हो, जितना भी तुम अभी तक चीज़ें पढ़े हो, सब में आई से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो तुमने पढ़ा था, ये वाली चीज़ तुमने पढ़ी थी, उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तुमने पढ़ी थी डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, आई से मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा टी एफ पढ़ा था, आई से मल्टीप्लाई कर दो। ऑस्मोटिक प्रेशर था, आई से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कहीं पर आई का वान का फैक्टर दे दिया तो आई से बस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। ठीक, वान का फैक्टर डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो डिसोसिएशन में आई का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। डिसोसिएशन अगर कहीं पर हुआ तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और आई का वैल्यू निकालने के लिए जैसे मान लो उसने बोला कि 5% डिसोसिएट हो गया, तो 5% डिसोसिएट हो गया तो तुम क्या अल्फा की जगह क्या रख दोगे, अपना 0.05 पुट करके सॉल्व कर लो। 5/100 हो जाएगा ना, 5% मतलब 0.05। तो आई इक्वल हो जाएगा 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो यहाँ से आई निकाल के वहाँ तुम ऊपर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर डिसोसिएशन दिया तो आई ग्रेटर देन 1 होता है, अगर एसोसिएशन दिया तो आई लेस देन 1 होता है। यहाँ पे आई को निकालने का फॉर्मूला होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहाँ पे होता है 1 - अल्फा ब्रैकेट में 1 - 1/n एसोसिएशन में। ठीक, अगर अल्फा 1 है तो नहीं गिवन है, अगर अल्फा 1 है या कुछ दिया नहीं हुआ है तो आई को हम लोग n के वैल्यू मान के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, स्टॉक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एन क्या होता है, कितने में डिसोसिएट हो रहा है। जैसे एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेड बाई सॉल्यूट पार्टिकल्स। जैसे NaCl है तो Na+ और Cl- तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। AlCl3 है तो Al+3 3Cl- एन का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि एक इधर 3 इधर 4 हो गया। ठीक है, इसमें Na से An बन जाता है तो डाइमर में एन का वैल्यू 2 होता है, ट्राइमर में एन का वैल्यू 3 होता है। जैसे 2A से A2 बन गया, जैसे इथेनॉल वाला था तो क्या हो गया, A2 बन गया, 2A से A2 क्या होगा, डाइमर 2 हो जाएगा, ट्राइमर में 3 हो जाएगा। तो तुमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आई हमारा 1 के बराबर है तो ऑब्जर्व थ्योरेटिकल के बराबर हो गया, तो ना ही डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा। एग्जांपल क्या, ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज। ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज में आई का वैल्यू 1 होता है, ना डिसोसिएशन ना ऑब्जर्प्शन एसोसिएशन होता है। ठीक है, NaCl का 2 होगा, KCl का 2 होगा, MgSO4 का 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Mg+ हो गया, 2SO4- हो जाएगा। ठीक, नहीं सॉरी अब देखो यहीं पे तुम लोग गलती करो। देखो जैसे मैंने गलती कर दिया, MgSO4 Mg+ इस पर मान दो, इसका 2 मान लिया, गलत हो गया ना, क्योंकि Mg पर भी तो 2+ है। चार्ज तो होता है Mg पे 2+, क्योंकि एल्कलाइन है, और SO4 पे 2-, तो एक इसका 2 होगा। अब देखो ये क्या है, K2SO4। अब इसमें देखो 2K+ हो जाएगा, क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना है, SO4 2-, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल, इसमें 1 मॉलिक्यूल, 3 हो जाएगा। ठीक है, आसान है एकदम। ठीक, अब देखो अगर आई बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है,
आई को सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेशन को हमेशा मोलरिटी में लेंगे, नॉर्मेलिटी मत यूज़ करना, ठीक, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एन से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आई को सॉल्व करने के लिए हमेशा कंसंट्रेशन को मोलरिटी में लेना, नॉर्मेलिटी में मत लेना। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आई बढ़ाओगे, देखो अगर आई बढ़ा का मतलब क्या हुआ, जैसे उसने दिया KCl दे दिया और MgSO KCl दे दिया और Al2SO4 दे दिया, तो KCl में तो 2 मॉलिक्यूल हुए, अरे K प्लस हुआ, HCl माइनस हुआ, और Al2 में क्या हुआ 2L प्लस हुआ और SO4 2 माइनस, मतलब 3 हुआ। तो तुमने देखा इसमें 2 था, इसमें 3, मतलब ये बढ़ गया, मतलब आई इसका ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आई बढ़ा तो डेल्टा TF बढ़ेगा, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, समझ रहे हो। आई बढ़ेगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर डेल्टा VF बढ़ा, जो हमारा वो था डेल्टा VF वेपराइजेशन वाला था, अगर वो बढ़ा तो वेपर प्रेशर घटेगा, मतलब दोनों देख रहे हो, दोनों सेम की तरह से बढ़ रहे हैं, ठीक है। चेंज इन वेपर प्रेशर वो हो गया, ठीक। अगर आई बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आई बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और TB भी बढ़ेगा, इस चीज़ का ध्यान, मतलब देखो क्या कह रहा है, अगर आई बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, आई बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो TB भी बढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर आई बढ़ा तो डेल्टा TF बढ़ा लेकिन TF घट गया, डेल्टा VF बढ़ा लेकिन VF घट गया, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चेंज में और उसमें ध्यान रखना है, ठीक। ये तुम्हारा लगभग हो गया खत्म, ये तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। थोड़ा लेंदी चैप्टर था इसलिए इसमें टाइम लगा, लेकिन जितना हो सकता था उतना सारा मैंने बता दिया, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कर दिया करो, ठीक है। कोई पैसा तुम्हारा घर नहीं मांग रहा हूँ, लाइक कमेंट ही मांग रहा हूँ, ठीक है। जाओ देखो यूट्यूब पे किसी ने ऐसे पढ़ा रखे तो आके मिल जाएगा मुझसे, ठीक है। बाकी अच्छे से करो, NCERT से ही पेपर आएगा, 50 के 50 क्वेश्चन हमारे अवतार से आएंगे, जो बोल दिया है होगा ही होगा, तुमको दिखाऊंगा एग्जाम के बाद, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।